अभी तक हम लोग डीएनए एनालिसिस के बारे में सुनते रहे हैं कि आरोपी का डीएनए तथा मौके पर पड़ा हुआ डीएनए मैच करवाया जाए। यह सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंधों वाले केसेस में आरोपियों के लिए कठिनाइयां पैदा करता रहा है। डीएनए तो मैच हो जाता है, जिससे शारीरिक संबंधों की उपस्थिति पता लगती है और साबित हो जाती है, लेकिन कंसेंट वाला हिस्सा आरोपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करता है और उसको अलग से साबित करना पड़ता है 114A इंडियन एविडेंस एक्ट में कि हां उसकी सहमति थी। अब इससे एक कदम और आगे की नई तकनीक उपयोग की जाने लगी है, जिसे वाई क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पुरानी तकनीक अर्थात ऑटोसोमल डीएनए से अधिक कारगर व सटीक होती है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, पहली बात कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स और डीएनए कहां होते हैं, जीन्स कहां होते हैं। दूसरी बात, डीएनए एनालिसिस क्या होता है, यह कैसे किया जाता है। तीसरी बात, डीएनए एनालिसिस से अपराधियों को कैसे पकड़ा जाता है। और अगली बात हम सीखेंगे कि ये जो नई विधि है वाई क्रोमोसोमल डीएनए की, यह क्या होती है। इसके बाद हम अंतिम बिंदु में वास्तविक परिस्थितियों में, वास्तविक केसेस में हम कैसे इन तकनीकों का सहारा लेकर फॉल्स एलिगेशन से अपने आरोपियों का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सहायक तकनीकी बातें होंगी तो हम उनकी भी जानकारी लेंगे। मनुष्य का शरीर कोशिकाओं अर्थात सेल्स का बना हुआ होता है। हालांकि ये कोशिकाएं अलग अलग अंगों में अलग अलग तरह की होती हैं, परंतु प्रत्येक सेल के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है। जब तक सेल में वह न्यूक्लियस अर्थात उसका केंद्रक रहता है, वह सेल जीवित रहती है और उस न्यूक्लियस के निकलते ही वह सेल मर जाती है। इसी न्यूक्लियस में अनेकों धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। यही वे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके सहारे एक पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसी के कारण संतानें अपने माता पिता के समान होती हैं। अधिक स्पष्टता करने के लिए इस बात को दोबारा से समझते हैं। मानव शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है। हर सेल के मध्य में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम जिस रासायनिक संरचना से बना होता है उसको डीएनए कहते हैं। ये डीएनए सीढ़ी की तरह लंबी लंबी दोहरी संरचनाएं होती हैं। जैसे लंबे बालों की चोटी बनाई जाती है, कुछ वैसी ही होती हैं। चोटी में 3 बालों की श्रेणियां बनाई जाती हैं और यहां पर डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं। लंबी डीएनए श्रृंखला के अलग अलग छोटे छोटे भाग होते हैं। इन भागों में अलग अलग गुणों का संवहन होता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इन्हीं डीएनए के छोटे छोटे भागों से जानकारी जाती है और हम डीएनए के इन छोटे छोटे भागों को जीन्स कहते हैं। सामने चित्र में मानव शरीर से लेकर डीएनए और जीन्स तक का एक संबंध दिखाया गया है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। डीएनए की लंबी लंबी श्रृंखलाओं के अलग अलग स्थानों को जीन्स कहते हैं। सामने आप चित्र में देख भी रहे हैं। हर स्थान पर जीन्स के 2 रूप मिलते हैं, एक माता की तरफ से आया हुआ और एक पिता की तरफ से आया हुआ। जीन्स के इन दोनों रूपों को एलील्स कहते हैं, अर्थात जीन्स का ही दूसरा नाम एलील्स होता है। इनको हम पर्यायवाची शब्द के रूप में भी प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे बालों के रंग को लेकर 2 जीन्स होंगे, एक माता से आया हुआ और दूसरा पिता से आया हुआ। जो अधिक प्रभावी होगा उसकी प्रकार के बाल उस संतान में मिलेंगे। दूसरा जो जीन्स है, जिसको हम अलील कहेंगे, जो दूसरा अलील है वह दबा रहता है और अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। इस तरह से हम समझे कि डीएनए की 2 लड़ियों के समान स्थानों पर 2 अलग अलग जीन्स होंगे, एक माता से आया हुआ, एक पिता से आया हुआ, और इन दोनों को हम कहेंगे कि ये 2 एलील्स हैं। बस यहीं तक की थ्योरी हमको समझनी थी। अब हम इसका कोर्ट्स में देखेंगे या फोरेंसिक उपयोग देखेंगे कि कैसे हम इसको अपने ट्रायल्स में इस्तेमाल करते हैं और हम इसको कैसे अपने आरोपियों के पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई फॉल्सली एलिज ना कर सके। नियम यह है कि यदि 2 व्यक्तियों के अलग अलग क्रोमोसोम्स पर स्थित जीन्स अर्थात एलील्स का अध्ययन किया जाए तो उनके एलील्स हमेशा अलग अलग होंगे। और यह नियम इतना सटीक है कि एक ही माता पिता से आए हुए 2 बच्चों के एलील्स भी अलग अलग होंगे।
हमेशा के लिए याद रखें कि व्यक्ति अलग तो डीएनए अलग, और उस डीएनए पर स्थित एलील्स भी अलग अलग। लेकिन यदि दो स्थानों से लिए गए सैंपल्स का, जो डीएनए के सैंपल्स अगर हम दो स्थानों से लें और उन पर एक ही समान एलील्स प्राप्त होते हों, तो यह पक्का माना जाता है कि दोनों सैंपल्स एक ही व्यक्ति के हैं। और यही डीएनए मैचिंग का सिद्धांत है। एक सैंपल हम घटनास्थल से उठाते हैं और दूसरा सैंपल हम व्यक्ति के ब्लड सैंपल से ले लेते हैं। यदि दोनों मैच करते हैं, दोनों के एलील्स समान होते हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों एक ही व्यक्ति के डीएनए हैं, अर्थात जो मौके पर पाया गया डीएनए था वह आरोपी का ही है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं, तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 एनआई एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। सामने हम आपको डीएनए मैचिंग का एक उदाहरण दिखा रहे हैं। हमने डीएनए एनालिसिस की एक टेबल प्राप्त की है, आपके सामने रखी है। हमने इसका अध्ययन किया तो यह लाल रंग वाला निष्कर्ष इसमें से निकला। इस लाल टेबल में कॉलम नंबर 2 में मौका से मिला हुआ सैंपल था, जिसके एलील्स सामने लिखे हुए हैं। 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों का ब्लड सैंपल लेकर उसका परीक्षण किया गया। जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि एलील्स के नंबर क्या हैं, इनको सीखना चाहें, तो इसमें डी वाला हिस्सा क्रोमोसोम का नंबर होता है कि पहले क्रोमोसोम पर मिलेगी, दूसरे पर कि 5वें पर कि 21वें पर। और जो एस वाला हिस्सा होता है, यह उस क्रोमोसोम के ऊपर जो लंबी श्रृंखला आई है उसकी लोकेशन होती है। तो इसलिए हम इस नंबर को, जो ये सामने लिखा हुआ है, डी और एस दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा रहता है, इसको हम एक डीएनए मार्कर कहते हैं। एलील्स माने डीएनए मार्कर, डीएनए मार्कर का दूसरा नाम ही एलील्स है। इस टेबल से आप देख रहे हैं कि आरोपी बी का डीएनए मौका से मिले डीएनए के साथ 100% मैच कर रहा है। ध्यान रखें कि जब भी डीएनए मैचिंग होगी तो उसको 100% मैच होना चाहिए। यदि वह 100% मैच नहीं कर रही है तो वह डीएनए आरोपी का डीएनए नहीं हो सकता है। आरोपी बच जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आरोपी को गलत फंसाया गया है और यह फॉल्स एलिगेशन का मामला है। इसमें आरोपी ए, जो सामने टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आरोपी ए बच जाएगा क्योंकि उसका डीएनए मैच नहीं हुआ है। आरोपी बी का डीएनए मैच हुआ है तो वह कन्विक्शन की तरफ जाएगा। यही बात अपने केसेस में हर एडवोकेट को पढ़नी होती है। हम दोबारा से भारत में मैच किए जाने वाले एलील्स को देखते हैं। सामने आप उन 16 एलील्स को देख रहे हैं। नंबर 14 पर एमेलोजेनिन मार्कर है, यानी कि यह एक एलील है और यह पुरुषों में हमेशा XY होता है, महिलाओं में हमेशा XX होता है। किसी भी डीएनए को देखने मात्र से आप यह बता पाएंगे कि यह पुरुष का है या स्त्री का है। यदि उस डीएनए में एक एलील XY दिखाई देता है तो वह पुरुषों का होगा, लेकिन यदि उसमें महिलाओं का डीएनए होगा तो उसमें हमेशा यह वाला एलील एमेलोजेनिन हमेशा XX के रूप में सामने आएगा। तो इस बात को आधार मानते हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि बजाय सारा डीएनए और उसके सारे एलील्स को मैच करने के, अब हम केवल वाई क्रोमोसोम, जो सामने XY दिखाई दे रहा है ना, इसके वाई क्रोमोसोम पर स्थित एलील्स का ही मैच किया करेंगे। इससे क्या होगा, इससे केवल पुरुषों का डीएनए अलग से पता लग जाएगा, वह महिलाओं के डीएनए से मैच नहीं करेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने वाई क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सब 22 एलील्स की मैचिंग करनी शुरू कर दी। यह आपके जानकारी के लिए है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर 22 तरह के जीन्स मिलते हैं, जिनको हम 22 एलील्स कहते हैं। जो व्यूअर्स जिज्ञासु हैं, हम उनके लिए सामने वाई क्रोमोसोम के सब 22 एलील्स दिखा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि वाई क्रोमोसोमल डीएनए एनालिसिस की ही बात होती है। जो पुराने वाला 16 डीएनए मार्कर्स का परीक्षण किया जाता था वह छोड़ दिया गया है और नया वाई डीएनए वाला एनालिसिस करना शुरू कर दिया गया है। इसका फायदा यह है
कि अब केवल वही डीएनए मैचिंग की जाएगी जो पुरुषों से महिला के भीतर गई होगी। इससे डिफेंस काउंसिल की मुश्किल यह आ गई है कि वे अब यह सवाल नहीं पूछ सकेंगे कि क्या डीएनए मैचिंग के दौरान महिला का डीएनए भी मिला था। यह सवाल पुराने तरीके वाले डीएनए मैचिंग में बहुत बार पूछा जाता था। पुराने वाले डीएनए मैचिंग को ऑटोसोमल डीएनए मैचिंग कहा जाता था और अब इस नए तरीके को वाई क्रोमोसोमल डीएनए मैचिंग कहा जाने लगा है। अब हम एक वास्तविक केस आपके सामने रखते हैं। 2024 में ही हमारे एक आरोपी के विरुद्ध महिला ने जबरदस्ती शारीरिक संबंधों का केस बनवाया। जब उस महिला के बॉडी स्वैप तथा अंडरवियर की फोरेंसिक जांच की गई तो रिपोर्ट आई कि अंडरवियर पर आरोपी का वाई क्रोमोसोमल डीएनए मिल गया है। आप सामने देख पा रहे होंगे, रिपोर्ट देखिए। हम नजदीक से इसका रिजल्ट आपको दिखाते हैं। पूरी रिपोर्ट बड़ी है तो केवल इसके रिजल्ट भाग को दिखाते हैं। फरियादिया के अंडरवियर से आरोपी का वाई क्रोमोसोमल डीएनए पूरी तरह से मैच हो गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जब हमें किसी केस में चुनौती मिलती है तो हमारी पूरी टीम उस चुनौती पर टूट पड़ती है, उसके अलग अलग हिस्से करके उसका विश्लेषण करती है। यहां भी हमने इस एफएसएल रिपोर्ट के साथ यही किया। हमने इस केस के रिजल्ट को पढ़ा तो देखा कि महिला के अंडरवियर पर 2 पुरुषों का वाई डीएनए मिला है। कॉलम 6 में आरोपी का वाई डीएनए है, जबकि महिला के अंडरवियर पर मिला हुआ वाई डीएनए कॉलम 5 में लिखा हुआ है यह 2 पुरुषों का वाई डीएनए है। यानी पहली बात तो यह गलत है कि आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। यहां तो किसी गेम की बू आ रही है जहां एक महिला व 2 पुरुष मिलकर कोई गेम खेल रहे हों। ये ऐसे गेम आप पढ़ते होंगे आजकल इंटरनेट पर। अतः प्रोसिक्यूशन स्टोरी बिल्कुल झूठी हो जाती है और यह सारा मामला ऐसा लगता है जैसे कंसेंसुअल रिलेशंस का हो। दूसरी बात यह है कि आरोपी के वाई डीएनए के कम से कम 2 मार्कर ऐसे हैं जो महिला के अंडरवियर पर नहीं मिले हैं। हमने इसको लाल रंग से दिखाया है, आप इसको सामने देख सकते हैं। साधारण गणित के अनुसार 22 में से 2 मार्कर मैच ना होने का मतलब है कि केवल 90% वाई डीएनए ही मैच हुआ है। आरोपी का केवल 90% डीएनए महिला के अंडरवियर पर मिला है। लेकिन कन्विक्शन के लिए इतना भर काफी नहीं है। कन्विक्शन होने के लिए 100% वाई डीएनए मैच होना जरूरी है। इससे यह एफएसएल की रिपोर्ट गलत साबित हो जाती है और यह निष्कर्ष जो एफएसएल ने निकालकर भेजा है त्रुटिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार की दोषपूर्ण एफएसएल रिपोर्ट्स आजकल बहुत से केसेस में फाइल की जा रही हैं। यदि एफएसएल एक्सपर्ट ने कह दिया है कि डीएनए 100% मैच हो रहा है तो यह बात गलत भी हो सकती है, जैसा कि हमने आपको इस केस में दिखाया है। अब इस गलत रिपोर्ट पर किस तरह से क्रॉस बनाया जाना चाहिए ताकि एफएसएल एक्सपर्ट कोर्ट में यह बात मानने को मजबूर हो जाए कि हां रिपोर्ट गलत है, कुछ भाग डीएनए का ऐसा है जो मैच नहीं हुआ है। यह बात आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई किसी अन्य वीडियो में हम आगे दिखाएंगे और आप देखेंगे कि हमने किस तरह से एफएसएल एक्सपर्ट की नाक में दम कर दिया और अपने क्रॉस के द्वारा अपने आरोपी को बचाया। हम प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का बेहतरीन क्रॉस करते हैं ताकि हमारा आरोपी बच जाए। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं।
हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।